नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भौगोलिक संरचना मध्य प्रदेश की। ये महेश कुमार वर्णवाल जी की बुक का ये हिस्सा है जिसमें हम अध्याय 4 में भौगोलिक संरचना मध्य प्रदेश की पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में स्थित है। यह भारत के मध्य भाग में स्थित है, इसलिए इसे भारत का हृदय स्थल भी कहते हैं। यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान और नदियाँ सभी प्रकार की भौगोलिक संरचनाएं विद्यमान हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध यानी कि लैंडलॉक्ड राज्य है क्योंकि इसकी भौगोलिक सीमा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करती है। अपने निकटतम समुद्र तट से मध्य प्रदेश राज्य की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। इसकी भौगोलिक सीमा का निर्धारण पर्वत, पठार, मैदान तथा नदियां आदि के द्वारा किया जाता है। इसके उत्तर में चंबल नदी के बीहड़ एवं यमुना का मैदानी क्षेत्र है ना। दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी और ताप्ती नदी, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और उत्तर पूर्व में सोन नदी तथा दक्षिण पूर्व में अमरकंटक का पठार है। इसको एक बार अपन इस रूप में देखें। अगर इस पूरे क्षेत्र को, मध्य प्रदेश को अगर एक स्क्वायर बॉक्स में बंद करें तो इसकी भौगोलिक संरचना का निर्धारण पर्वत, पठार, मैदान और नदियों आदि के द्वारा होता है। इसके उत्तर भाग में यानी कि इसके ऊपरी भाग में ये उत्तर कहलाएगा, है ना, ये दक्षिण कहलाएगा, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो इसके उत्तर में चंबल नदी के बीहड़ हैं, है ना, ये जो ऊपरी हिस्सा है यहाँ पर चंबल नदी के बीहड़ हैं एवं यमुना का मैदानी क्षेत्र है। तो ये उत्तरी सीमा जो है चंबल नदी के बीहड़ तथा यमुना का मैदानी क्षेत्र है। इसके दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी और ताप्ती नदी हैं। इसके दक्षिणी क्षेत्र में सतपुड़ा नदी और ताप्ती नदी श्रेणी है। उसके बाद उत्तर पश्चिम, है ना, उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है ये वाला, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है और उत्तर पूर्व में सोन नदी तथा दक्षिण पूर्व में अमरकंटक का पठार है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के कारण प्राचीन काल से ही यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। किसी भी स्थान की भू आकृति उसकी भूगर्भिक संरचना और उसके निर्माण की प्रक्रिया एवं विकास की विभिन्न अवस्था का परिणाम होती हैं। भूगर्भिक संरचना के अध्ययन से ही किसी स्थान विशेष पर पाई जाने वाली चट्टानों की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स और संगठन यानी कंपोजिशन की जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर मिट्टी की विशेषताओं और खनिजों की उपलब्धता का निर्धारण होता है। आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले विश्व के सभी महाद्वीप एकल भूभाग यानी सिंगल लैंड मास के रूप में जुड़े हुए थे, जिन्हें पेंजिस अथवा बृहद महाद्वीप कहा जाता था। इसके चारों ओर समुद्र था जिसे पैथालासा कहा गया। इसका पैलियोजोइक तथा मेसोजोइक महाकल्प में विभाजन हो गया, जिसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है ना। उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। गोंडवाना लैंड का उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर से अभिसरण हुआ, जो वर्तमान में दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार के रूप में विस्तृत है। इसके उत्तरी भाग में मध्य प्रदेश राज्य स्थित है। भूगर्भिक हलचलों के कारण इस विशाल भूभाग में कगार पर्वत, पठार आदि विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ, जिसके अपरदन और अपक्षय से चट्टानों और वनस्पतियों के अवसादों के रूप में निक्षेप हुआ। इन अवसादों के रूपांतरण के फलस्वरूप मध्य कार्बोनिफेरस काल के बाद कोयले का निक्षेप हुआ तथा अंतिम रूप से प्लीस्टोसीन काल तथा होलोसीन काल में मैदानी भाग का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस काल में भूगर्भिक हलचलों के कारण अंतर्वेदी आग्नेय लावा के उद्भेदन से दक्कन ट्रैप यानी दक्कन का पठार निर्माण हुआ। इस पठार का विस्तार मध्य प्रदेश में मालवा तथा दक्षिणी भाग में गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल राज्यों में हुआ है।
राज्य यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में आर्कियन, धारवाड़, विंध्यन तथा गोंडवाना क्रम की चट्टानों के निक्षेप पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में आर्कियन, धारवाड़, विंध्यन और गोंडवाना की चट्टानों के निक्षेप पाए जाते हैं, जिनमें से आर्कियन, विंध्य तथा दक्कन ट्रैप चट्टानों का विस्तार सबसे अधिक हुआ। जिनमें से आर्कियन, विंध्यन तथा दक्कन ट्रैप चट्टानों का विस्तार सबसे अधिक हुआ है। मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना में आर्कियन काल से लेकर क्वाटरनरी युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश की धरातलीय चट्टानों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। इसमें इसको जो बांटा गया है, आर्कियन समूह की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप और क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आर्कियन समूह की चट्टानें। आर्कियन समूह। आर्कियन का शाब्दिक अर्थ है सर्वाधिक प्राचीन। इस समूह की चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग में राजस्थान से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। मध्य प्रदेश के उत्तर व उत्तर पश्चिम तथा पूर्वी भाग में आर्कियन चट्टानों का विस्तार अधिक है। इन चट्टानों में मुख्यतः ग्रेनाइट, चार्नोकाइट और शिस्ट तथा नीस आदि की खनिज पाए जाते हैं। आर्कियन चट्टानों का निर्माण द्रवित पदार्थ के शीतलन और दृढ़ीकरण और घनीभाव से इसका निर्माण हुआ है। आदि सागरों से संग्रहित प्रथम अवसादी शिलाओं के रूप में इनका तापीय और प्रादेशिक रूपांतरण हुआ है। मैग्मा अथवा लावा के अंतर्भेदी या उद्भेदन के पश्चात रूपांतरण के फलस्वरूप शिष्ट एवं नीस की जैसी चट्टानों का निर्माण हुआ है। आर्कियन चट्टानों का रूपांतरण इतना अधिक हुआ है कि इनकी मूल विशेषताएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं और ये चट्टानें जीवहीन एवं जीवाश्म रहित होती हैं। इससे प्रमाणित होता है कि इनके विकास के समय पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व नहीं था। ये आर्कियन चट्टानें अत्यधिक आकुचित हैं क्योंकि ये भ्रंशित और शाल्कित अवस्था में हैं और इनमें से मुख्य रूप से नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट, फाइलाइट, खोंडेलाइट, पेग्मेटाइट, संगमरमर तथा क्वार्ट्ज आदि की खनिजों के निक्षेप पाए जाते हैं। रूपांतरण के कारण ग्रेनाइट नीस में परिवर्तन हो जाता है, जिससे बंगाल गुंबद अथवा गुंबद नाइस कहते हैं और इसकी संरचना सल्कित तथा पट्टी के रूप में पाई जाती है। इसलिए इन्हें पैतृक चट्टानें अथवा प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। प्रायद्वीपीय नीस। प्रायद्वीपीय नीस एक प्रमुख आर्कियन चट्टान है और इन्हें कणों के आधार पर बुंदेलखंड नीस तथा चार्नोकाइट नीस आदि नाम से भी जाना जाता है। बुंदेलखंड नीस यह आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है, जिसके कणों का आकार बृहद होता है। यह ग्रेनाइट के समान दिखाई पड़ती हैं और इसका विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश राज्यों के में हुआ है। चार्नोकाइट नीस। इन चट्टानों के कणों का आकार सूक्ष्म होता है और इन चट्टानों को नीलगिरी नीस भी कहते हैं क्योंकि इसका रंग गहरा नीले से भूरा होता है और इसका नामकरण कोलकाता के संस्थापक जॉब चार्नोक के नाम पर किया गया है। चार्नोकाइट नीस का विस्तार मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और झारखंड राज्यों में हुआ है। आर्कियन समूह की चट्टानें खनिज संपदा की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध चट्टानें हैं और इनमें धात्विक, अधात्विक खनिजों के अतिरिक्त दुर्लभ खनिज, बहुमूल्य रत्न, तांबा, मैग्नीज, लोहा तथा अभ्रक आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन नीस और शिष्ट शैलों के अनाच्छादन और अपरदन से प्राप्त अवसादों के निक्षेप से हुआ है। सर्वप्रथम इन चट्टानों की खोज कर्नाटक के धारवाड़ जिले में की गई थी। ब्रुसफूट के द्वारा इन चट्टानों का नाम धारवाड़ रखा गया। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में स्लेट, शिस्ट, नीस, ग्रेनाइट, फाइलाइट और क्वार्ट्ज आदि की खनिजों की प्रधानता होती है। ये चट्टानें जीवाश्म रहित होती हैं, परंतु इनका आर्थिक महत्व अधिक होता है क्योंकि इसमें कोबाल्ट, मैग्नीज, अभ्रक, क्रोमियम आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार 3 समूह में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के जो 3 स्वरूप हैं, पहला चिल्पी क्रम, दूसरा सकोली क्रम और तीसरा सौसर क्रम। चिल्पी क्रम।
शिल्पी क्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के बालाघाट, जबलपुर और छिंदवाड़ा जिलों में पाया जाता है और इन चट्टानों में फाइलाइट, क्वार्ट्ज और ग्रीन स्टोन तथा मैग्नीज आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। क्लोजपेट क्रम। इन चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है। क्लोजपेट क्रम की चट्टानों में क्वार्ट्जाइट, मैग्नीज तथा कॉपर के पायराइट पाए जाते हैं। बालाघाट जिले में स्थित मलाज खंड के तांबे के बृहद भंडार पाए जाते हैं। सकोली क्रम। सकोली क्रम की चट्टानों का विस्तार राज्य के जबलपुर जिले में पाया जाता है और इसमें अभ्रक, शिष्ट, डोलोमाइट तथा संगमरमर आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ से सर्वोच्च गुणवत्ता का संगमरमर प्राप्त होता है। सौसर क्रम। इसका विस्तार महाराष्ट्र के नागपुर से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले तक एक पट्टी के रूप में पाया जाता है। इसमें अभ्रक, शिष्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज और मैग्नीज की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। इसका निर्माण प्री कैम्बियन युग में आर्कियन चट्टानों के अनाच्छादन और अपरदन से प्राप्त अवसादों के निक्षेप से हुआ है। ये प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। भूगर्भिक हलचलों के कारण दरार और भ्रंश आदि का निर्माण हुआ। इन्हीं दरारों और भ्रंशों में प्री कैम्बियन से लेकर इयोसीन काल तक अवसादी चट्टानों का निक्षेप हुआ है। कुड़प्पा क्रम के अत्यधिक रूपांतरण के फलस्वरूप इनमें विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे सेल, क्वार्ट्ज, स्लेट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर के रूपांतरण में क्वार्ट्जाइट का निर्माण हुआ है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें क्षैतिज अवस्था में पाई जाती हैं और उनकी मोटाई लगभग 6000 मीटर तक होती है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि राज्यों में हुआ है और इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के आधार पर किया गया है। निर्माण की दृष्टि से इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है, निचली कुड़प्पा क्रम की चट्टानें और ऊपरी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। ऊपरी कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर और एवं शैल की अधिकता होती है और ये शिलाएं विंध्यन क्रम की शिलाओं के समान प्रतीत होती हैं। निचली कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों में हुआ है। इन चट्टानों में रंगीन शिष्ट, जास्कर तथा लौह और मैग्नीज की धातुएं पाई जाती हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जीवाश्म रहित एवं जीव विहीन होती हैं। लोहा, मैग्नीज, तांबा, निकेल और कोबाल्ट आदि खनिज पदार्थों की उपस्थिति के कारण कुड़प्पा चट्टानें आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के दो उपक्रम पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं दो उपक्रम? पहला होता है बिजावर उपक्रम और दूसरा है ग्वालियर उपक्रम। बिजावर उपक्रम। बिजावर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर में है। इन चट्टानों के आकार में बलुआ पत्थर एवं क्वार्ट्ज चट्टानों का निक्षेपण है तथा इनके ऊपर चूना पत्थर का जमाव पाया जाता है। इन चट्टानों की परतों के मध्य बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं जिन्हें हीरे के निक्षेप पाए जाते हैं। ग्वालियर उपक्रम। ग्वालियर उपक्रम की चट्टानें ग्वालियर के निकट पाई जाती हैं। इनमें बलुआ पत्थर, शेल, क्वार्ट्ज, चूना पत्थर और बेसाल्ट की लावा चट्टानों के निक्षेप पाए जाते हैं और इस क्रम की ऊपरी चट्टानों को मोरार तथा निचली चट्टानों को पार कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण भी प्री कैम्बियन युग में हुआ है और इन चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड राज्य में हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानें पश्चिम से पूर्व लगभग 1050 किलोमीटर लंबाई में लगभग 1,03,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं। मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा के उत्तर में पाया जाता है जो राज्य के दमोह जिले में अवस्थित है। विंध्यन पर्वत श्रृंखला उत्तर के मैदानों तथा प्रायद्वीपीय भागों के मध्य विभाजन का कार्य करती है जिसमें सबसे ऊंची चोटी सद्भावना 772 मीटर है। इसको मैं फिर से बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा नदी के उत्तर में है जो दमोह जिले के में अवस्थित है और इसी के पास पाई जाती है सद्भावना चोटी जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण एक लंबे कालांतर में हुआ है और इन्हीं की ऊपरी और निचले क्रम की चट्टानों में स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है। इनमें चूना पत्थर, शैल, बलुआ पत्थर आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों की मोटाई लगभग 4200 मीटर तक होती है और इनका नामकरण विंध्य पर्वत श्रृंखला के नाम पर विंध्यन रखा गया है।
विंध्यन क्रम की चट्टानों की संरचना में सूक्ष्म कणों से लेकर बड़े आकार तक के बलुआ पत्थर, शैल तथा चूना पत्थर आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। अरावली और विंध्यन पर्वत श्रृंखला के मध्य 800 किलोमीटर लंबा ग्रेट बाउंड्री भ्रंश स्थित है, जो इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं को पृथक करता है। इन चट्टानों में सजावटी पत्थर, बहुमूल्य रत्न, चूना पत्थर, शीशा, गृह निर्माण सामग्री, सीमेंट, रसायन उद्योग हेतु कच्चे माल की प्राप्ति होती है। पन्ना एवं गोलकुंडा की प्रसिद्ध खदानें कांग्लोमरेट में से संबंधित है। विंध्यन क्रम के पत्थरों का रंग लाल होता है, जिनमें अनेक ऐतिहासिक भवनों का निर्माण हुआ है। सासाराम में स्थित शेर शाह सूरी का मकबरा, सारनाथ, सांची एवं भरहूत का स्तूप, जामा मस्जिद, ग्वालियर का किला तथा लाल किला आदि का निर्माण इन्हीं पत्थरों से हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानें सामान्यतः जीवाश्म विहीन होती हैं, किंतु कैमूर क्रम की चट्टानों के निचले भाग में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति से वानस्पतिक जीवन में के कुछ संकेत मिलते हैं। आगे आते हैं विंध्य क्रम की चट्टानों का विवरण। इनको देखें। सबसे पहले ऊपर को इनको विंध्यन क्रम को दो भागों में बांटा है, निचला विंध्यन क्रम और ऊपरी विंध्यन क्रम। निचले विंध्यन क्रम में आते हैं सैमरी उपक्रम और ऊपरी क्रम में आते हैं कैमूर, रीवा और भांडेर। कैमूर उपक्रम, रीवा उपक्रम और भांडेर उपक्रम। निचला विंध्यन क्रम सैमरी उपक्रम। सैमरी उपक्रम यह निचले विंध्यन क्रम की चट्टानों का एक उपक्रम है, जिसका अधिकांश विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में सोन नदी घाटी में हुआ है और इस क्षेत्र में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग का निर्माण हुआ है। निचले विंध्यन में वलय और भ्रंश आदि पाए जाते हैं। दमोह और सागर जिले के दक्षिण में विस्तृत क्षेत्रों में गुंबदाकार उच्च भूमियां एवं घाटियां पाई जाती हैं। ऊपरी विंध्यन क्रम, अपर विंध्यन सिस्टम। इसका विकास निचले विंध्यन क्रम की चट्टानों के निर्माण के बाद हुआ है। ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण ज्वारनाद मुख तथा नदियों की घाटियों में हुआ है। इसमें बलुआ पत्थर, शैल तथा कांग्लोमरेट चट्टानों की परत पाई जाती है। इनको 3 उपक्रमों में विभाजित किया गया है। कैमूर उपक्रम, इस उपक्रम का विस्तार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों में हुआ है और इसका सबसे अधिक विकास बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्रों में हुआ है। इसके मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, शैल और कांग्लोमरेट चट्टानें पाई जाती हैं। राज्य में कैमूर उपक्रम का विस्तार पन्ना, सतना तथा रीवा जिले में हुआ है। पन्ना जिले के पूर्वी भाग बुंदेलखंड में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। पुलकोवा पहाड़ी के निकट स्थित केन एवं अन्य नदियों के कगारों का निर्माण हुआ है। इन कगारों से कांग्लोमरेट चट्टानें दिखाई पड़ती हैं और इनमें शैल और क्वार्ट्ज के निक्षेप पाए जाते हैं, जिनका उपयोग गृह निर्माण में किया जाता है। रीवा उपक्रम, इसका विस्तार कैमूर उपक्रम के उत्तर पश्चिम सागर तथा पन्ना तथा दमोह आदि के जिलों में पाया जाता है। इस उपक्रम के मध्य प्रयागराज, इलाहाबाद से कटनी के मध्य रेल लाइन गुजरती है और इसमें उपस्थित बलुआ पत्थर 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं और इसके निचले शैल को पन्ना शैल तथा ऊपरी शैल को झिरी शैल यानी राजगढ़ जिला कहते हैं। पन्ना क्षेत्र से हीरा प्राप्त किया जाता है। इसके कण मध्यम से बड़े आकार के होते हैं और इनका रंग गुलाबी तथा बैंगनी होता है। बड़े आकार के कणों की उपस्थिति के कारण यह अनुमान लगाया जाता है कि रीवा उपक्रम के निर्माण के समय जलवायु शुष्क रही होगी और इसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल आदि के निक्षेप पाए जाते हैं, जिनका उपयोग सीमेंट और शीशा उद्योगों में किया जाता है। भांडेर उपक्रम, भांडेर उपक्रम का विस्तार विंध्यन श्रेणी के पश्चिम में सतना, सागर और दमोह जिलों के पठारी भागों में पाया जाता है। इस उपक्रम की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक होती है गनौरगढ़ शैल और दूसरी होती है सिरबू शैल, है ना। किसकी जो भांडेर श्रेणी है उसको 2 अवस्थाओं में बांटा है, गनौरगढ़ और सिरबू शैल। इन उपक्रमों की चट्टानों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर तथा शैल के निक्षेप पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में सूक्ष्म से मध्य आकार के कण, गुलाबी बैंगनी पत्थरों के निक्षेप पाए जाते हैं। इसका उपयोग गृह निर्माण और सीमेंट उद्योगों में होता है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में दरार और भ्रंश अधिक पाए जाते हैं और इन्हीं भ्रंश और दरारों में आर्किन चट्टानों के अवसादों के निक्षेप से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसके संस्तर क्षैतिज अवस्था में पाए जाते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें परतदार अवसादी चट्टानें हैं। इनका निर्माण मध्य कार्बोनिफेरस काल से जुरासिक काल के अंतिम चरण तक द्रोणी बेसिन में अवसादों तथा चट्टानों के बृहद निक्षेपण से हुआ है। भूगर्भिक हलचलों के कारण इस क्षेत्र
के सघन वन मलबे के रूप में नीचे दब गए, जिनके अवसादीकरण के कारण कोयले का निर्माण हुआ। इन चट्टानों का अध्ययन सर्वप्रथम मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व प्राचीन गोंड राज्य में किया गया और इसी आधार पर इन चट्टानों का नाम गोंडवाना रखा गया। मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानें निम्न उपक्रम अवस्था में पाई जाती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें निचले गोंडवाना क्रम, ऊपरी गोंडवाना क्रम, निचले वाले क्षेत्र को बोलते हैं तालचेर क्रम और ऊपरी क्षेत्र को महादेव और जबलपुर उपक्रम के नाम से जाना जाता है। निचला गोंडवाना क्रम तालचेर उपक्रम, इसका नामकरण ओडिशा के अंगुल जिले में स्थित तालचेर के नाम के किया गया है। यहाँ कोयले के बृहद भंडार हैं जो ब्राह्मणी नदी घाटी के क्षेत्र में स्थित है। इस उपक्रम के कोयले का विस्तार मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित सिंगरौली, सीधी, शहडोल आदि जिलों में पाया जाता है। यह शैल जीवाश्म में युक्त होती हैं। ऊपरी गोंडवाना क्रम महादेव उपक्रम कहलाता है। महादेव उपक्रम को पचमढ़ी उपक्रम के नाम से जाना जाता है। पचमढ़ी सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है और महादेव उपक्रम के कोयले के भंडार उपस्थित हैं, जिनका विस्तार छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी आदि जिलों में पाया जाता है। इससे दो अवस्था विभाजित है, पचमढ़ी और मलेरी। दक्कन ट्रैप का शाब्दिक अर्थ होता है सोपान या कदम, यानी कि नीचे धंसा हुआ भाग। दक्कन ट्रैप का भाग क्रिटेशियस काल में भूगर्भ जलों के कारण ज्वालामुखी क्रियाओं में हुआ है, जिसका दरारी उद्भेदन तथा दक्कन क्षेत्र में लावा का निक्षेपण हुआ है। इसके लावा से सल्फर की मात्रा अधिक है, इसलिए इसका क्रिस्टलीकरण रवा बनाने की प्रक्रिया अधिक तेजी से हुआ। बेसाल्ट लावा का निक्षेप पठार के मध्यवर्ती महाराष्ट्र क्षेत्रों में हुआ है। यहाँ के लावा की मोटाई 50 मीटर से 3000 मीटर तक पाई जाती है और इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। आग्नेय चट्टान जिसके विघटन, वियोजन, कायांतरण, अवसादीकरण के फलस्वरूप पठारी क्षेत्र के ऊपरी संस्तर में काली, गहरी, भूली या लाल रेगुर मृदा का विकास हुआ है। दक्कन ट्रैप की सर्वाधिक ऊंचाई मुंबई में है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी ऊंचाई घटती जाती है। दक्कन ट्रैप 3 भागों में विभाजित है। पहला है निचला ट्रैप, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 150 मीटर है। निचले दक्कन ट्रैप के कणों की संरचना सूक्ष्म है और परतों के मध्य राख और जीवाश्म कण पाए जाते हैं। बाघ एवं लमेटा नामक 2 पृथक संरचना वाले संस्तर यहाँ पर स्थित हैं, जिनका निर्माण उत्तर क्रिटेशियस काल में हुआ है। चूना पत्थर की परतें यहाँ पाई जाती हैं और कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। मध्यवर्ती भाग, इसका विस्तार मालवा और मध्य भारत में क्षेत्र है और उसकी ऊंचाई 1200 मीटर है और यहाँ पे जीवाश्म नहीं है। ऊपरी ट्रैप, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र आते हैं, जीवाश्मीय लक्षण पाए जाते हैं और राख की अनेक परतें पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में विस्तार मालवा पठार और दक्षिण पश्चिम व दक्षिण पूर्व के क्षेत्रों में हुआ है। जबलपुर उपक्रम, इस क्रम का विकास मध्य प्रदेश के कटनी तथा जबलपुर क्षेत्र में हुआ है और इसकी 2 अवस्थाएं हैं, निचला चौगान और ऊपरी जबलपुर। इसका उपक्रम में जुरासिक काल की वनस्पति के अवशेष पाए जाते हैं। लिग्नाइट कोयले के साथ साथ कांग्लोमरेट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और शैल आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। क्वाटनरी क्रम की चट्टानें, क्वाटनरी चट्टानों का निर्माण प्लीस्टोसीन और होलोसीन काल की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है और इसे नवीन जलोढ़ भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के विस्तार ताप्ती, नर्मदा, चंबल नदी की घाटियों के क्षेत्र में हुआ है। मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना, मध्य प्रदेश अधिकांश भाग में उच्च भूमि पाई जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है और भौतिक संरचना पर्वत, पठार, झील, मैदान आदि प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। भौतिक संरचना अगर देखें तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हो। भौतिक संरचना के आधार पर मध्य प्रदेश का ऊपरी हिस्सा मध्य भारत का पठार कहलाता है। ये हिस्सा मध्य भारत का पठार है, जिसमें मध्य प्रदेश का ये ऊपरी हिस्सा, जहाँ पर शिवपुरी, दतिया और ये हिस्सा आता है। इसके बाद यहाँ पे नीमच भी आता है, फिर ये राजस्थान का कुछ क्षेत्र भी इसके अंदर आएगा। फिर बुंदेलखंड का पठार, जिसमें बुंदेलखंड के पठार में ये हिस्सा आता है, जिसमें कुछ हिस्सा सागर, दमोह का भी आता है। ये मध्य मालवा का क्षेत्र है। ये मालवा के क्षेत्र में भोपाल, इंदौर से लेकर इस पूरे क्षेत्र तक आता है। इसके बाद रीवा का पन्ना का पठार इस कॉर्नर में है। बघेलखंड का पठार इस कॉर्नर में है। सतपुड़ा का क्षेत्र नीचे की तरफ है और बीच से नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र निकला हुआ है। राज्य के उत्तर में मध्य भारत का पठार तथा बुंदेलखंड का पठार है। उत्तर पूर्व में रीवा, पन्ना का पठार और उत्तर पश्चिम में मालवा का पठार, दक्षिण में जो है सतपुड़ा क्षेत्र है। इसके अलावा उत्तर पूर्व में बघेलखंड का पठार और मध्य में पश्चिम से पूर्व तक सोन नदी घाटी स्थित है। राज्य के भौतिक प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 2000 तक कुल 9 भौतिक प्रदेश थे, परंतु वर्तमान में 7 भौतिक प्रदेश हैं। 2 भौतिक प्रदेश महानदी बेसिन और दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में अवस्थित हैं।
मध्य प्रदेश के 7 भौतिक प्रदेश निम्नवत हैं। पहला है मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। उत्तर में चंबल के बीहड़, दक्षिण मध्य में नर्मदा तथा ताप्ती नदियों की घाटियों के मैदानी क्षेत्र और इसी क्षेत्र में भू आकृतिक विविधता उत्पन्न करते हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना का निर्माण विभिन्न युगों के अनेक प्रकार की चट्टानों में हुआ है। भौतिक संरचना और उच्चावच के आधार पर राज्यों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। मध्य उच्च प्रदेश इस प्राकृतिक प्रदेश का निर्माण आर्कियन, धारवाड़, विंध्यन और दक्कन ट्रैप की चट्टानों का योगदान है। ज्यामितीय दृष्टि से यह त्रिभुजाकार है और इसका विस्तार मध्य प्रदेश को 2/3 क्षेत्र में हुआ है। इनका निर्माण काल के क्रमों की चट्टानों के अनाच्छादन, अपर्दन एवं अवसादों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है और जिन क्षेत्रों में चट्टानों के रूपांतरण की प्रक्रिया तीव्र थी तथा भूगर्भिक हलचलों का प्रभाव अधिक था, वहां चट्टानों की स्थलाकृतियों का उच्चावच अधिक क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। भूगर्भिक हलचलों के फलस्वरूप पर्वत, पठार, कंगार, भ्रंश आदि का निर्माण हुआ और इन्हीं कंगारों और भ्रंशों में नदियों के प्रवाह होने के कारण जलप्रपात और नदी घाटियों के क्षेत्रों में मैदानों का विकास हुआ। मध्य प्रदेश का विस्तार उत्तर में यमुना नदी के मैदानी क्षेत्र, पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में नर्मदा सोन घाटियां तक है। इस क्षेत्र में स्थित विंध्याचल श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई 752 मीटर है संभावित है और इस पर्वत श्रेणी से निकलने वाली प्रमुख नदियां बेतवा और चंबल हैं। नर्मदा तथा सोन नदियों के उत्तर में विंध्यन, कगारी प्रदेश, भांडेर तथा कैमूर श्रेणियां स्थित हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर विंध्याचल श्रेणी की ऊंचाई घटती है, जो क्रमशः भांडेर में 725 मीटर तथा कैमूर में 686 मीटर है। नर्मदा के उत्तर में स्थित पठारी भागों से निकलने वाली नदियां गंगा नदी में मिल जाती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को गंगा नदी बेसिन कहा जाता है। मध्य उच्च प्रदेश को निम्नलिखित 5 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जो है मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार 22 अंश 17 मिनट से 25 अंश 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 73 अंश से 79 डिग्री 4 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है और यह लगभग 88,222 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 28.6% है। इस पठार के दक्षिण में नर्मदा नदी, दक्षिण पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान, उत्तर से मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड की उच्च भूमियां तथा पूर्व में विंध्यन पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। मालवा पठार की चट्टानें दक्कन ट्रैप का उत्तरी भाग है और इस पठार का निर्माण बेसाल्ट और ज्वालामुखी पदार्थों से हुआ है। इसके अपघटन और वियोजन से काली और गहरी भूरी कपास मृदा का निर्माण होता है। इस पठारी क्षेत्र में 2 अवभावित तंत्रों का विकास है। पहला है चंबल, सिंध और बेतवा नदी आदि नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, यमुना नदी में मिल जाती हैं। माही, नर्मदा, ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, जो अरब सागर में मिलती हैं। मालवा पठार की औसत ऊंचाई 500 मीटर है और इस क्षेत्र में स्थित पहाड़ियां सिगार चोटी, जनापाव, धजारी और गोमनपुर चोटी प्रमुख हैं। सिगार चोटी जिसकी ऊंचाई है 881, जनापाव 854 और धजारी 810 मीटर है और गोमनपुर चोटी जो है 510 मीटर प्रमुख है। मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का उद्भव मालवा के पठार में हुआ है, इसलिए इस पठारी प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है और दक्षिण से उत्तर की ओर इस पठारी प्रदेश की ऊंचाई घटती है। मालवा प्रदेश का विस्तार राज्य के 18 जिलों में है। मंदसौर, राजगढ़, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रतलाम, धार, झाबुआ, देवास, शाजापुर, सीहोर, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर, अलीराजपुर, गुना तथा आगर मालवा। कर्क रेखा मालवा को के मध्य से होकर गुजरती है और मालवा का पठार नर्मदा चंबल के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। मध्य भारत का पठार मध्य भारत का पठार की अवस्थिति 24 अंश 10 डिग्री से लेकर 26 अंश 48 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 अंश 50 मिनट से लेकर 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर व उत्तर पश्चिम में स्थित है और इसकी दक्षिण सीमा पर मालवा का पठार, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में यमुना का मैदान, पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है और इसका ढाल उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर है और इसे चंबल का उपाद्र भी कहते हैं। इस चट्टानों का निर्माण आर्कियन, धारवाड़ और विंध्यन क्रम की चट्टानों के अनाच्छादन, अपर्दन वनस्पतियों के निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। इस क्षेत्र में भूगर्भिक हलचलों के कारण कगारों का निर्माण हुआ। मालवा पठार के निकलने वाली नदियां इन्हीं कगारों में प्रवाहित होती हैं और इनके ऊपरी भाग को मृदा का इतना अधिक रूपांतरण हो गया कि इनकी मूल विशेषता लगभग समाप्त हो चुकी है। यहाँ प्रवाहित होने वाली नदियों के उत्खात भूमि अथवा बीहड़ों का निर्माण किया। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई लगभग 500 मीटर है और इसके अंतर्गत राज्य के ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, श्योपुर, गुना, नीमच और मंदसौर जिले सम्मिलित हैं।
चंबल घाटी। इस पठार के मध्य में चंबल घाटी स्थित है, जो पठार से भी 300 मीटर अधिक गहरी है। चंबल घाटी एक नतीलम घाटी है, जिसका निर्माण चंबल नदी द्वारा जलोढ़ मिट्टी से निक्षेप से हुआ है। चंबल घाटी के खड्ड पाई जाती हैं और इन खड्डों की गहराई 15 से 30 मीटर तक है और यह क्षेत्र मृदा अपरदन से भी प्रभावित है। चंबल सिंध घाटी का मैदान भू आकृतिक विविधता से परिपूर्ण है और जिसमें से क्षेत्रों के बाढ़क्रम मैदान, खड्ड और दोआब आदि का विकास हुआ। मध्य भारत के पठार का कुल क्षेत्रफल 45,000 वर्ग किलोमीटर है और जिनमें से 32,896 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.7% है। इस क्षेत्र में वनों की अत्यधिक कटाई के कारण इसके उत्तरी क्षेत्र का अपरदन सबसे अधिक हुआ, जिससे यह क्षेत्र भारत के सबसे बड़े बीहड़ क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य में स्थित है और इसका विस्तार 24°6' से लेकर 26°22' उत्तरी अक्षांश तथा 77°5' से लेकर 80°20' पूर्वी देशांतर के मध्य है और इसके दक्षिण पूर्व में मालवा पठार, पश्चिम में मध्य भारत का पठार, उत्तर में यमुना के जलोढ़ मैदान तथा दक्षिण पूर्व में पन्ना और अजयगढ़ की पहाड़ियां स्थित हैं। बुंदेलखंड का पठार का कुछ भाग समतल प्राय मैदान है। इसका ढाल उत्तर की ओर है और ग्रेनाइट व नीस की चट्टानों से निर्मित यह पठार 3 ओर से अर्धचंद्राकार है और यह पन्ना श्रेणी, बिजावर श्रेणी, चंदेरी पाट से घिरा हुआ है और उस क्षेत्र में नरहट कगार भी स्थित है। इस पठारी प्रदेश का विस्तार मध्य प्रदेश के भिंड, दतिया, शिवपुरी, सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौर, हमीरपुर, ललितपुर, बांदा जिले में है। दोनों राज्यों में इसका कुल क्षेत्रफल 54,560 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 23,737 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सिद्ध बाबा, जिसकी ऊंचाई है 1,172 मीटर। बुंदेलखंड पठार की चट्टानों का निर्माण आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है और इसमें ग्रेनाइट शेल, नीस के निक्षेप हैं। यहाँ निचले विंध्यन, भांडेर, रीवा, कैमूर उपक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। उत्तरी भाग में यमुना का जलोढ़ मैदान, दक्षिण पश्चिम में दक्कन ट्रैप चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। भू आकृतिक दृष्टि से इस पठारी भाग को मैदानी और उच्च भूमि में विभाजित किया गया है। बुंदेलखंड पठार के लगभग 70% भाग की ऊंचाई 300 मीटर से कम है, जबकि अन्य भाग की ऊंचाई 300 से 600 मीटर के मध्य है। इसका 1/3 भाग समतल मैदान, जिनका 3 ओर विंध्यन कगार है और इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां दसान, केन और बेतवा हैं। ने सकरी घाटियां, जलप्रपात, कगार और खड्डों का निर्माण किया है। रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार को बिंद कगार प्रदेश भी कहते हैं और इसका निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपक्षय और अपरदन के फलस्वरूप अपसादीकरण या कायांतरण से हुआ है। इस पठार क्षेत्र में भूगर्भिक हलचलों से कगार, दरार तथा भ्रंश आदि स्थलों का निर्माण हुआ है। इसकी भौगोलिक स्थिति 23°10' से लेकर 25°12' उत्तरी अक्षांश तथा 78°4' से लेकर 82°18' पूर्वी देशांतर के मध्य है, जिसका विस्तार पन्ना, रीवा, दमोह, सागर, सतना जिलों के लगभग 31,954 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10.37% है। इस पठार के दक्षिण भाग पर कगार है, जो रीवा पन्ना पठार को बुंदेलखंड पठार से अलग करता है और इसके उत्तर पूर्व में सोन नदी सकरे कगारों से प्रवाहित होती है, जबकि दक्षिण पश्चिम में नर्मदा नदी का कगार है, जिसके पश्चिम की ओर अधिक विस्तार हुआ है। इस पठार का मध्य भाग समतल है, जिसे दमोह का पठार कहते हैं। रीवा पन्ना पठार की ऊंचाई 350 से 400 मीटर के मध्य है और इसके धरातलीय भाग में चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और बालू पत्थर आदि का निक्षेप पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में टोंस, केन, सोन और बीहड़ आदि नदियों के जलप्रपातों का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है, जो कि रीवा के बीहड़ नदी पर स्थित है और इस पठारी क्षेत्र के अन्य जलप्रपात केवटी, बहुटी और पियावन हैं। भांडेर तथा कैमूर श्रेणी विंध्यन पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और यह पर्वत श्रृंखला उत्तर के मैदान, दक्षिण के पठारी भागों के मध्य विभाजक का कार्य करती है। नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी का निर्माण भूगर्भिक हलचलों के कारण भ्रंशों में हुआ है। यह प्रायद्वीपीय भूभाग का एक भूखंड है और जिस पर विभिन्न कालक्रमों के भूगर्भिक हलचलों के कारण भ्रंश तथा कगार आदि स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। नर्मदा तथा सोन नदियों की विषम स्थलाकृतियों से प्रभावित होने के कारण उच्चावच भिन्नता के कारण नदियों के अनेक जलप्रपातों का निर्माण हुआ है और इस भ्रंश के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। नर्मदा सोन घाटी राज्यों का सबसे निचला भूभाग कहलाता है।
नर्मदा सोन नदी घाटी लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जो मालवा के पठार के मध्य प्रदेश राज्य का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। यह राज्य कुल भूभाग का लगभग 26% है और इसका विस्तार मध्य प्रदेश के अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, सीधी, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, धार, बुधनी, बड़वानी तथा अलीराजपुर जिले में है। और सोन नदी के उत्तर पश्चिम में कैमूर की पहाड़ियां स्थित हैं। नर्मदा सोन नदी घाटी प्राचीन काल के से प्रमुख कृषि क्षेत्र रहा है और मालवा पठार के पश्चात यह क्षेत्र राज्य के कृषि उत्पादन में दूसरा सबसे समृद्ध क्षेत्र है। नर्मदा के पूर्व व दक्षिण पूर्व में गोंडवाना काल के कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। इस नदी घाटी क्षेत्र में आर्कियन काल से हियोलोसील काल तक की चट्टानें पाई जाती हैं। नर्मदा की निचली घाटी गुजरात राज्य में स्थित है और इस घाटी में उत्तर तथा दक्षिण में दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके उत्तरी भाग में निचले दक्कन ट्रैप तथा दक्षिणी भाग में ऊपरी दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। नर्मदा के उत्तरी सहायक नदियों की लंबाई अधिक एवं दक्षिणी सहायक नदियों की लंबाई कम है और इनके दाएं तट से मिलने वाली नदियां हिस, तिनदोनी, बरना, चंदकेश्वर, काननमान, हिथनी और उरिया नदी आदि हैं, जबकि बाएं तट से मिलने वाली नदियां शक्कर, बरनार, दूध, तवा और गंजाल आदि हैं। बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार का विस्तार राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हुआ है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में बिहार तथा उत्तर पूर्वी में छत्तीसगढ़ राज्य, इस दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। मध्य प्रदेश इसका विस्तार शहडोल, सिंगरौली, कटनी, उमरिया, सीधी और अनूपपुर जिले तक है। बघेलखंड के पठार सोन नदी के दक्षिण में स्थित है। इसका विस्तार 23 अंश 40 मिनट से लेकर 24 अंश 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 अंश 5 मिनट से लेकर 82 अंश 47 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है और इसका कुल क्षेत्रफल 1,40,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है और यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य सबसे छोटा पठार है। बघेलखंड पठार के निर्माण में आर्कियन काल से लेकर जुरासिक काल तक के शैल समूह पाए जाते हैं और इसकी स्थलाकृतियों के उच्चावच में अधिक भिन्नता है और इस पठारी भाग में गोंडवाना क्रम की चट्टानें अधिक हैं और यही कारण है कि इस क्षेत्र में कोयले के निक्षेप अधिक पाए जाते हैं। इस पठारी क्षेत्र में स्थित सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसमें ग्रेनाइट, नीस क्वार्ट्ज, चूना पत्थर क्वार्ट्ज और कांग्लोमरेट आदि के निक्षेप पाए जाते हैं और इस पठारी क्षेत्र में सोन, रिहंद और गोपद नदियां प्रवाहित होती हैं। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की भौगोलिक अवस्थिति 21 अंश से लेकर 23 अंश और उत्तरी अक्षांश 21 अंश से 23 अंश उत्तरी अक्षांश और 74 अंश 30 मिनट से लेकर 81 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है और इसका विस्तार मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट जिलों तक है और इसका कुल क्षेत्रफल 34,000 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के कुल भाग का लगभग 11% है। इस पहाड़ी क्षेत्र से नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी नदी निकलती हैं और इसके अतिरिक्त बेनगंगा, शक्कर, गार, चोटी, तवा और वर्धा आदि नदियां प्रवाहित होती हैं। मैकाल श्रेणी में स्थित अमरकंटक पठार से नर्मदा, सोन, जोहिला नदी का उद्गम है और इस क्षेत्र से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है और इसी कारण इसे वाटरशेड भी कहते हैं। सतपुड़ा मैकाल श्रेणियों की स्थिति और स्थित पहाड़ियां। बड़वानी पहाड़ी ये 641 मीटर है, कालीभीत पहाड़ी 770 मीटर है, विजयगढ़ पहाड़ी 849 मीटर है और धूपगढ़ की चोटी 1360 मीटर है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा का निर्धारण करती है और इसके उत्तर में नर्मदा, दक्षिण में ताप्ती नदियों के मध्य क्षेत्र में सतपुड़ा मैकाल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। उसका निर्माण बेसाल चट्टानों से हुआ है और इसमें क्वार्ट्ज और ग्रेनाइट आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। सतपुड़ा मैकाल पहाड़ियों की लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है और ऊंचाई लगभग 770 मीटर है और इसका विस्तार मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर अमरकंटक के पठार तक है और इस पहाड़ी पर पचमढ़ी चोटी 1067 मीटर स्थित है, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। संरचनात्मक उच्चावच विविधता के आधार पर सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को 3 भागों में बांटा है। पहली है पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी और मैकाल श्रेणी। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार गुजरात के पूर्वी भाग तथा महाराष्ट्र के उत्तर से लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले तक है। सतपुड़ा पहाड़ी के पश्चिमी भाग को राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी सतपुड़ा की चौड़ाई लगभग 60 किलोमीटर है और इसकी पश्चिमी भाग में नुकीले शिखर, खड़े ढाल, कगार तथा भ्रंश आदि पाए जाते हैं। यहाँ स्थित चट्टानें दक्कन लावा के पठार के भाग हैं और इसी क्षेत्र में असीरगढ़ पहाड़ी तथा नर्मदा नदी के मध्य के निर्माण का मैदान स्थित है।
पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी की चौड़ाई लगभग 120 किलोमीटर है और इसका दक्षिण में महादेव पहाड़ी स्थित है जो 1200 मीटर है। पचमणी के समीप सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 यहीं स्थित है जो महादेव पहाड़ी का भाग है। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण आर्कियन और गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है जिसे क्वार्टजाइट और गुलाबी बलुआ पत्थर के निक्षेप पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में विशाल कोयले के भंडार स्थित हैं जो सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिणी ढाल में अपेक्षाकृत तीव्र हैं। मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार है और इसकी आकृति अर्धचंद्राकार है। इसका अधिकांश क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है और सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक 1064 मीटर जो कि मैकाल श्रेणी में स्थित है। इसका निर्माण आर्कियन और गोंडवाना काल की चट्टानों से हुआ है। अमरकंटक पठार के उत्तर में नर्मदा एवं दक्षिण में महानदी बेनगंगा आदि नदियां निकलती हैं। मैकाल श्रेणी के पठार का अधिकांश भाग नर्मदा के ऊपरी बेसिन तथा दक्षिण का भाग महानदी तथा बेनगंगा नदी के बेसिन से सम्मिलित है। महत्वपूर्ण प्रश्न, तालचेर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के किस जिले में नहीं पाया जाता है? तो तालचेर उपक्रम की जो चट्टानों का प्रकार है वो सीहोर जिले में नहीं पाया जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला संगमरमर किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो अच्छी गुणवत्ता वाला संगमरमर जो है सकोली क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। भांडेर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के किन जिलों में है? तो भांडेर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार जो है सागर, सतना और दमोह में है। मालवा के पठार का विस्तार लगभग कितना है? 26 अंश कितने प्रतिशत भूभाग है? तो 28.6% है। निचले दक्कन ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? 150 मीटर। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, किस उपक्रम की चट्टानों को मोरार तथा पार के रूप में जाना जाता है? तो ग्वालियर उपक्रम की चट्टानों को मोरार और पार के रूप में विभाजित किया गया है। अंतर्भेदी आग्नेय लावा के उद्गार से किस काल के दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? तो वो है क्रिटेशियस काल। मध्य प्रदेश के स्थित विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है 852 मीटर। कौन सी घाटी मध्य भारत का पठार में स्थित है? तो ये चंबल घाटी है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, चंबल घाटी है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, मालवा के पठार में स्थित सिगार चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो वो 881 मीटर है। तो ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करे, ये इससे जो अपना चैप्टर था इसके पूरे कंप्लीट हुए और इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा इसकी भौगोलिक संरचना को, किस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना का विस्तार है, ये पूरा का पूरा क्रम हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा हमारा वो रहेगा हमारे जलवायु से जुड़ा हुआ और इस जलवायु के क्षेत्र में हम आज पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे जलवायु मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। तो हमारे इस वीडियो के साथ अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे साथ जुड़िए और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अच्छी बातें, अच्छी जानकारी के साथ लगातार हम बने रहेंगे। एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी रहेगा। आपकी तैयारी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम उसके साथ और आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो जलवायु का क्रम जल्द ही आपके साथ लेकर आते हैं। तब तक जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।